नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम, जी हाँ, आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यानी छठ के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट का आपके वेरिफिकेशन होते हैं, डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो डीवी के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में अगर आपके कम नंबर पे ही हो जाए और आपने डीवी के लिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रखा है, तैयार नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपका कम भी नंबर आ रहा है तो ये सारे आप रेडी रखिए, कुछ भी हो सकता है भाई, इस बात को आप समझिए। तो आपके ये कागजात तैयार रखने हैं। पहले तो आपके कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसे अभ्यर्थी डीबी से बाहर होंगे, उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो कौन से अभ्यर्थी डीबी से बाहर होंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इससे जुड़ी हर प्रत्येक जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप फॉर डीवी के लिए आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आधार कार्ड तो एकदम आपका कंपलसरी है। आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए। आधार कार्ड में आपके कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए लेटेस्ट 3 महीने के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो आपका चाहिए। इसमें तो आपका 5 ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप 10 लेके जाइए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन लेटेस्ट में भी आप फोटो निकलवा के 10 रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर लेटेस्ट मांग दिया जाए तो आपके पास वो भी होना चाहिए। तो ये आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे एडमिट कार्ड आपको वो लेके जाना है जो आपने सेंटर पे परीक्षा देने गए होंगे, तो उस पर एक स्टिकर चिपकाया हुआ होगा, तो वही वाला एडमिट कार्ड आपका चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर एप्लीकेशन फार्म आप देखेंगे प्रिंट आउट। जी हाँ, जो आपने एप्लीकेशन फार्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट 2 से 3 पेज का निकला होगा, वो भी आप लेके जाइएगा, वो भी वहाँ पे आपका लगता है। उसके बाद आप देखेंगे 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट। जी हाँ, आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बिहार के भाई बहन हैं उनका 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है, तो वो दोनों आप लेके जाएंगे। अगर वही आप अदर स्टेट यानी जैसे यूपी के हैं तो ये दोनों एक ही पे होता है, तो आप एक भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वही 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट चाहिए। तो बिहार में ये भी दोनों अलग अलग होता है, तो दोनों भाई लेके जाएंगे। और भी यूपी में आप देखेंगे कि एक ही पे दोनों होता है, तो वहाँ पे एक से ही काम आपका चल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। तो आपका अगर दोनों अलग अलग मिला है तो आप दोनों ले लीजिएगा, अगर आपका एक ही पे है तो एक भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका बीएड डीएलएड एमएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका ये दोनों चाहिए। तो इसमें जरूरी ये है कि अगर आपने आप विषयवार अगर रिक्वायरमेंट जो है जो आपने फिलअप किया है, तो जिसमें अगर आपने बीएड लगाया है तो बीएड का डिग्री और मार्कशीट दोनों चाहिए। और उसके बाद अगर आपने डीएलएड लगाया है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पे उसका भी दोनों चाहिए। अगर एमएड पे आपने कोई फॉर्म भरा है किसी विषय के लिए तो एमएड का भी वहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ये सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपने डीएलएड से फॉर्म भरा है तो केवल आपका डीएलएड का चाहिए, और आपने बीएड पे भरा है तब आपका बीएड का चाहिए। ये नहीं कि आपका डीएलएड और बीएड का आपका डीएलएड और बीएड दोनों का साथ में चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसके लिए आपने भरा है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है आपका, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, सीटेट एस्टेट मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है। तो ये देखेंगे, हालांकि इसका तो ओरिजिनल आपके पास आता नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका डिजी लॉकर में आता है, डिजी लॉकर में आप देखिए सीटेट का आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, परीक्षा देने के 1 महीने बाद आपका आ जाता है जब रिजल्ट आता है। तो वो वाला अगर जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय सीटेट में जो आपने लगाया है, जो वाला अंक पत्र आपने लगाया है, तो आप जाके डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिजी लॉकर में आपका उपलब्ध रहता है, तो उसको आप निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, और उसको आपको लेके जाना है। और ये स्टेट का सर्टिफिकेट आप देखेंगे ये भी आपको पटना से मिलता है। संभव हो तो आप पटना से लीजिए, और उसके बाद नहीं तो आप देखेंगे कि आपके जो हर खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले के, उनके पास ये आ जाता है, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि ये आप जाके पटना शिक्षा विभाग के ऑफिस से लीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट जाने के बाद तुरंत मिल जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ला लिया है वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक आपने स्टेट सर्टिफिकेट नहीं लाया है तो आप वहाँ से जाके ला लीजिए। क्योंकि ये आप देखेंगे 9, 10, 11, 12 जो भी हमारे भाई टीजीटी पीजीटी दिए होंगे तो स्टेट के आधार पर भी वो दिए होंगे, तो 9 to 10 और 11, 12 में आपका स्टेट का ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए। तो उम्मीद है आप ये मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ये आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट बीसी और ईबीसी का है तो आपका एनसीएल भी साथ में चाहिए, और एसी एसटी ईडब्ल्यूएस ये भी चाहिए। तो बीसी आपका सही होना चाहिए भाई। इसमें आप देखिए, इसी में आपका ज़्यादा फर्जीवाड़े देखने को मिल रहे हैं जाति प्रमाण पत्र आवासीय को लेकर। तो अगर इसमें आप सही हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वेरीफाइड कर ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बीसी का है, बीसी में है तो बीसी का चाहिए, ईबीसी में है तो ईबीसी का चाहिए, एनसीएल भी ले लीजिएगा। और एसी एसटी ईडब्ल्यूएस अगर आप दावा करते हैं आरक्षण का तो ये ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट और सही होना चाहिए, फर्जी केवल नहीं होना चाहिए। अगर फर्जी आपका नहीं रहेगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेरीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, जी हाँ, आपने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, आरक्षण का दावा कर रहे हैं दिव्यांग कोटे में, तो आपका वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें भी आपके डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं, फर्जी यानी बनाए गए हुए। बहुत ज़्यादा लोग इस पर भी बहाल हुए हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा के भी आप देखेंगे आरक्षण लेके बहाल हुए हैं, जबकि वो दिव्यांग है नहीं। इस प्रकार का भी सिस्टम है। तो अगर आपका ये सही सर्टिफिकेट है और आप वाकई में दिव्यांग है तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका वेरीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंक पासबुक और चेकबुक आप ले लीजिएगा संभव हो तो, क्योंकि ये आपका जरूरत पड़ता है। हालांकि ये नहीं भी पेश करेंगे तो फिर आगे आपको सिलेक्ट होने के बाद ये आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन अगर संभव हो तो ये भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, और आपके अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे होंगे तो उन सवालों को भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको भी। आप देखिए, सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वाटरमार्क वाला चाहिए। जी हाँ, ये बात को आप समझ लीजिए। जो आपके जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आपने फॉर्म फिलअप करते समय आपने भरा होगा फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि बीपीएससी आयोग एक समय आपका ये वाटरमार्क वाला आपका कॉलम जारी करता है। वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी करके वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने होते हैं, और उसके बाद आपको यही लेके जाना होता है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। एक समय आएगा जब रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा, उसके बाद ये वाटरमार्क वाले के लिए आपको लॉगिन किया जाएगा। आपकी आईडी बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे लॉगिन करके ये सारे डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे, जिस पे आप देखेंगे बीपीएससी का वाटरमार्क होगा, उसको आपको लेके जाना है। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वर्तमान समय और पुराना। अगर इसमें आप देखेंगे काफ़ी कन्फ्यूजन है, ये पुराना चाहिए कि वर्तमान समय वाला चाहिए। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपने फार्म में फिलअप किया है तो आपका वही लगेगा। यहाँ पे आप जो फार्म में फिलअप किए हैं, जो नंबर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आपने जो लगा के फार्म भरा है तो उसको ले लीजिए। और आपके लिए तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र आपका कोई दिक्कत नहीं, एक ही बनता है, आवासीय भी आपका एक ही बनता है। अगर पुराना है, पुराने पे अगर आपने भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने से भी आपका वेरीफाइड कर लिया जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। पुराने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेरीफाइड कर लिया जाएगा। लेकिन जब आपके पास पुराना है तो आपका नया भी बन सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर लेटेस्ट में भी संभव हो तो आप बनवा लीजिएगा, तब आपके लिए और अच्छा होगा। अगर नहीं हो पा रहा है संभव, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराने पे भी वेरीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई उसके लिए दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझिए। उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, विवाहित महिला को जाति निवास एनसीएल पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। जी हाँ, ये समझिए, जो भी हमारी विवाहित बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है तो उनका जो डॉक्यूमेंट होगा, सारा डॉक्यूमेंट होगा, वो अपने उनके पिता के नाम से यानी पिता के गांव से चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, तभी आ जाके आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना आपका आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। शादी बिहार में हो तो आरक्षण आप देखेंगे नहीं मिलेगा, एकदम इस बात को समझ लीजिए। अगर कोई महिला, कोई हमारी बहन यूपी की है यानी अदर स्टेट की है, उनकी शादी आप देखेंगे बिहार में हुई है और उसके बाद वो आरक्षण लेना चाहती हैं, तो आप देखेंगे कि उनका आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पिता की जगह से अपना डॉक्यूमेंट ये सारा बनवाना है। तो पिता आपके यूपी के हो गए, तो उस प्रकार से वहाँ पे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी ये सारी बातें समझ रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी यही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें आपको कोई शक शुबा हो और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट वीडियो में जरूर करिएगा, मैं आपको वहाँ पे सारी जानकारी को प्रोवाइड करा दूंगा, आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है तो आप उसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि छठ के बाद तुरंत आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद डीवी के लिए आपका तुरंत बुलाया जाएगा, और उस समय आपको समय दिया नहीं
नहीं आएगा, तो इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद एक और पॉइंट है जो मैं आप यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ, तो आप देखिए ईरोर कितने लोगों का डॉक्यूमेंट में ईरोर आ रहा होगा, जैसे नाम में मिसमैच होगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। जैसे स्पेलिंग किसी का 10th में मिसमैच होगा, 12th में मिसमैच होगा सर्टिफिकेट पे, डॉक्यूमेंट पे, तो अगर एक स्पेलिंग की वजह से आप नहीं छटेंगे, इस बात को समझ लीजिए। उसके लिए आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा एफिडेविट के सहारे, और उसको सुधारने का आपका मौका आगे चल के दिया जाएगा। तो आपका अगर स्पेलिंग मिसमैच है तो उसके लिए आपको छटनी नहीं होगी, इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। और अभी आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट करिएगा जरूर, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।